Hello everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. विजन आईएएस की मंथली मैगजीन जो कि नवंबर मंथ की है उसको यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। पॉलिटी सेक्शन हम कर चुके हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हम कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कर चुके हैं। बचे हुए टॉपिक्स जो है आज हम कवर कर रहे हैं। काफी बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि जून के महीने से आप स्टार्ट करिए। बिल्कुल करेंगे, हम नवंबर महीना खत्म कर रहे हैं, फिर हम चलेंगे अक्टूबर सितंबर। इस तरह से सारी मंथली जो मैगजीन्स है हम आपको एक महीने के अंदर अंदर कवर करके देंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक नहीं तो हार्डली 1.5 महीने में सारी मैगजीन्स हम यहाँ पे कवर कर देंगे। और साथ में जो दिसंबर जनवरी की आगे आने वाली मैगजीन्स है वो हम करेंगे। टीटी 365 हम कवर करेंगे। सो बियर विद अस। और किसी भी तरह के अगर डाउट है आप यहाँ पे हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है आज का, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, दैट इज 2016 का है। तो पहली बात तो ये हम आपको बता दें कि जो पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे उसको किए, जैसे कि फॉरेक्स था, जैसे ट्रेड डेफिसिट था। अब हम बात कर रहे हैं बैंकिंग सिस्टम से लेके। तो जब मैं बात करती हूँ बैंकिंग सिस्टम से लेके, एक टर्म आप सभी लोगों ने जरूर सुना होगा, इसका होता है एनपीए। ठीक है, एनपीए सुना है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। होता क्या है, अगर कोई भी कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल या एलएलपी, कॉर्पोरेशन बैंक से कोई लोन लेती है और वो चुका नहीं पाती है, यानी वो जो लोन है वो बैंक को पे नहीं कर पा रहे, फिर से रीपे नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक्स क्या करती है, ऐसे अकाउंट को क्लासिफाई कर देती है एसएमए की कैटेगरी में, यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट। और इसके अंदर क्राइटेरिया है कि भाई एक महीना तक अगर नहीं चुकाया है तो एसएमए 1 में डाल देंगे, 2 महीने तक नहीं चुकाया है, 3 महीने तक नहीं चुकाया है, तो इस तरह से इन्होंने कैटेगरी जो है बना दी कि ये एसएमए स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 2 3 4 इस तरह से। क्लियर है। अब कोई भी लोन का अमाउंट 90 दिन, 90 फोकस 90, कोई भी अकाउंट का पैसा, सॉरी जो लोन है उसका अमाउंट अगर आपने 90 दिन से ज्यादा हो गए हैं, आपने नहीं चुकाया है, तो उसको बोला जाएगा एनपीए, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। है ना, ये क्या हो जाएगा आपके पास, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो बैंक्स के ये जो एनपीए है रिसेंटली बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, एनपीए तो बढ़ रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे इनको कम करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स आती है, जैसे कि आपने सरफेसी एक्ट पढ़ा होगा 2002 का, आपने एसडीआर पढ़ा होगा, दैट इज स्ट्रेटेजिक डेट आर, ये आपने पढ़ा होगा। उसी तरह से एक यहाँ पे स्कीम है, 2016 में एक एक्ट आया था, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। क्या है ये, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो ये न्यूज में भी क्यों आया है, दैट इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ रिफॉर्म्स बताए हैं ताकि ये जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है ये और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो अब यहाँ पे ये रिफॉर्म्स दिए गए हैं, लेकिन रिफॉर्म तो तब समझ आएगा ना जब पता हो कि ये होता क्या है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो है वो होता क्या है। तो इसका सबसे पहले वाई समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों बनाया गया। तो आपके पास जो स्ट्रेस्ड एसेट होते हैं, जैसे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उनको रिजॉल्व करने का जो प्रोसेस है उसको हम स्पीड अप कर सके, इसीलिए लाया गया था इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। आई रिपीट, टू स्पीड अप द रिजोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेस्ड एसेट, दैट इज द एनपीए जैसे जो एसेट होते हैं। अब किन के लिए किया गया, तो कोई भी इंडिविजुअल हो या फिर एलएलपीज हो या यहाँ पे आपके पास कॉर्पोरेशन हो, पार्टनरशिप्स हो, किसी ने भी अगर लोन लिया है, कोई भी अगर एनपीए या फिर सेट एसेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ये उसके लिए। अब यहाँ पे एक और टर्म आपको पता होना चाहिए, वो है आपके पास सीआईआरपी। क्या टर्म है ये, सीआईआरपी। इसका क्या मतलब होता है, कॉर्पोरेट, मैं बात कर रही हूँ सीआईआरपी की, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो टर्म है
CIRP, that is the Corporate Insolvency Resolution Process, ये बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को बताता है कि किस तरह से आप किसी भी एनपीए को रिजॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड क्यों लाया गया था? जो स्ट्रेस एसेट है जैसे कि एनपीएस होते हैं उनके रिजोल्यूशन को और ज्यादा स्पीड अप करने के लिए किन किन के लिए है? आपके पास इंडिविजुअल्स हो, पार्टनरशिप्स हो, एलएलपीज हो, कॉर्पोरेशंस हो, सबके लिए है। व्हाट इज CIRP? दैट इज द कॉर्पोरेट इंसॉल्यूशन रिजोल्यूशन प्रोसेस। ये एक रिकवरी आपके पास मैकेनिज्म है जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दे रखा है किस तरह से यहाँ पे आप इनका रिजोल्यूशन जो है करने वाले हो। ठीक है, थियरी देखते हैं। दैट it consolidates and amended the laws related to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals. It ensures resolution in a time-bound manner. It provides an exit mechanism. अब ना theory छोड़ो, इसको थोड़ा सा practically समझेंगे अब, है ना? ये ऐसे रटने के तौर पर पढ़ना नहीं है, इसको थोड़ा सा समझेंगे अब। बस ये टर्म्स क्लियर हो गई ना। एक तो CIRP क्लियर हो गया जिसमें स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वो दे रखा है। अब जब ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको पता चल गया है तो इसकी जो पिलर्स है उसको समझते हैं। पिलर्स का मतलब ये आपके पास जो काम किस तरह से कर रहा है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी जो काम है कोड है वो किस तरह से काम कर रहा है। तो पहला यहाँ पे स्टेप होता है एडमिशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एडमिशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन, अब कोई बोल रहा है कि इंसॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी क्या है? अरे एक इंसॉल्वेंट होता है और एक बैंकरप्ट होता है, दोनों लगभग सेम ही चीज है, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी। इंसॉल्वेंसी में है कि आप मतलब आपका एक तरह से दिवाला निकल चुका है, आप पैसा चुका नहीं पा रहे हो, हालत है नहीं आपके पैसे चुकाने की। और वही बात अगर आपके पास ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाती है, आप कोर्ट कचहरी में चले जाते हो, पुलिस के पास चले जाते हो, तो आपका ऑफिशियल जो दिवाला निकलता है, क्या पेपर्स में आ गए हो, तो वो है आपके पास बैंकरप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि जो बैंक है वो क्या करेगा, यहाँ पे एक एप्लीकेशन देगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि जो बैंक है पहला स्टेप होता है कि एप्लीकेशन सबमिट करना। तो बैंक क्या करता है, पहले स्टेप में एक एप्लीकेशन सबमिट करता है। कहाँ पे? नेशनल कॉर्पोरेशन लॉ ऑफ ट्रिब्यूनल, NCLT। आई रिपीट, फर्स्ट स्टेप में एप्लीकेशन सबमिट होती है कि जो बैंक से एप्लीकेशन सबमिट करता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर। यहाँ पे बात नहीं बनती है तो आप इसकी अपील कहाँ जाके कर सकते हो? NCLAT के अंदर कर सकते हो, या फिर हाई कोर्ट के अंदर कर सकते हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर सकते हो। अब ये एप्लीकेशन हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि ये रिजोल्यूशन टाइम बाउंड मैनर पे होता है। तो ये एप्लीकेशन जो है आपके पास सबमिट होगी या फिर नहीं होगी, यानी इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया या नहीं किया, ये 30 डेज के अंदर अंदर तय किया जाएगा, डिसाइड हो जाएगा। पहला स्टेप क्लियर हुआ कि बैंक एप्लीकेशन देगा NCLT को, 30 डेज के अंदर अंदर यहाँ पे इसका ये जो है डिसाइड हो जाएगा कि इट विल बी एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड। अब मान लो कि ठीक है भाई, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तभी तो प्रोसेस आगे समझेंगे हम। तो दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे असाइनमेंट होता है एक तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का। ठीक है, तो बेसिकली कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, एक यहाँ पे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाए जाएंगे, और यहाँ पे एक हो जाएगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में वो सारी मेंबर्स होंगे जिन्होंने अपना पैसा लगाया है इस कंपनी में, जो कि कंपनी में जो कंपनी चुका नहीं पा रही है, तो वो सबको यहाँ पे बिठाया जाएगा। और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स क्या होते हैं? वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको लगता है कि भाई हम अपना पैसा इस कंपनी में लगाएंगे और इस पूरी कंपनी का काया पलट करके रख देंगे। राइट, इनको विश्वास होता है कि अगर मैंने यहाँ पे पैसा लगाया तो मैं इस कंपनी की हालत जो है ठीक कर दूंगा। तो दूसरे स्टेप में क्या होता है, असाइनमेंट हुआ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का। तो ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं अलग अलग, वो बोलते हैं कि हम पैसा लगाएंगे और इस कंपनी की जो हालत है वो ठीक कर देंगे। तो ये प्लान प्रपोज करते हैं, और ये जो प्लान है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के सामने रखा जाता है। ठीक है, और ये जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है फाइनली अपने प्लान्स को थोड़ा सा देखते हैं कि भाई कैसे ठीक करोगे, हमारा पैसा लग रखा है यहाँ पे, क्या करोगे अभी बताओ तो सही, आपका प्लान क्या है। ठीक है, तो जैसे ही ये स्टेप हो जाता है अब आपके पास मेन आता है कि
एडजुडिकेटरी अथॉरिटी किसके पास है, इसका अप्रूवल कौन देगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो एडजुडिकेटरी अथॉरिटी होती है वो होती है एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास, लेकिन ये कॉर्पोरेट के काम में होता है। अगर इंडिविजुअल हुआ तो उस केस में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाता है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले एप्लीकेशन देगा बैंक, बैंक ने एप्लीकेशन दी, किसको दी, एनसीएलटी को दी कि भाई मेरे पास नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को मैंने एप्लीकेशन दी है, 30 डेज के अंदर अंदर ये एप्लीकेशन या तो सबमिट होगी या फिर सबमिट नहीं होगी। अगर सबमिट हो जाती है तब यहाँ पे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, यानी कि जिन जिन लोगों ने अपना पैसा लगा रखा है इस कंपनी में, जो जिसका दिवाला घोषित हो चुका है, उनकी एक कमेटी बनती है और यहाँ पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो है वो आते हैं, तो इस कंपनी की हम काया पलट करके रख सकते हैं। अब ये पूरा जो है अब अप्रूवल के लिए जाता है, उसके लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है, कॉर्पोरेट के केस में एनसीएलटी है, इंडिविजुअल्स के केस में डीआरटी है, यानी कि डेट रिकवरी जो आपके पास ट्रिब्यूनल है वो। क्लियर हो गया यहाँ पे आपके पास। और बाद में इस पूरा प्रोसेस जो अभी पूरा स्टेप आपने पढ़ा है उसके लिए मात्र 330 डेज आपको दिए जाते हैं, इसके अंदर अंदर आपको ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। इसीलिए हमने बोला दैट इट इंश्योर्स अ रिजोल्यूशन इन अ टाइम बाउंड मैनर। क्लियर है, चलिए अब समझ आ गया इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड क्या है, किस तरह से काम करता है। तो अब हम बहुत इजीली समझ पाएंगे कि जो रिफॉर्म्स प्रपोज किए गए हैं वो क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिफॉर्म दिया गया कि ये जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है, जो कि पूरा प्रोसेस अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, इसका वर्क या फिर प्रोग्रेस या किस हिसाब से ये काम कर रहा है उसका रिव्यू होना चाहिए। फिर हमने बात करी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की, यानी वो लोग जो अपना सोचते हैं कि अगर मैंने इस कंपनी में पैसा डाला तो इसका जो है थोड़ा सा हालत ठीक कर सकते हैं, तो इनकी मैंडेटरी मीटिंग होनी चाहिए हर महीने, एक रिफॉर्म दिया गया। थर्ड, कि जो मेथड आप यूज कर रहे हो वैल्यूएशन का उसको एक स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए। और फोर्थ, टू स्ट्रीमलाइन द रिजोल्यूशन एंड प्रिवेंट द डिले इन द इंप्लीमेंटेशन, रिजोल्यूशन प्लान्स में अडॉप्ट अ टू पार्ट स्ट्रक्चर। रिफॉर्म समझ में आया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का पूरा प्रोसेस समझ में आया। अब इसका इंपॉर्टेंस जो है समझते हैं। सबसे पहले तो टाइम 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 30 डेज, 330 डेज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये जो आपके पास कोड है इसमें लिखा है कि एप्लीकेशन के लिए आपके पास 30 डेज है, पूरे प्रोसेस के लिए 330 डेज है। तो ये आपके पास एक टाइम बाउंड मैनर में रिजोल्यूशन देता है, जो डिले है उससे आपको बचाता है। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे क्या है कि आपका जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस है किसी भी सर्कुलर फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी को फ्री करता है। द कोड प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर अ कंपनी टू एग्जिट विद द लीस्ट डिस्ट्रप्शन। लीस्ट डिस्ट्रप्शन का मतलब क्या हुआ, देखो होता क्या है, जैसे ही आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन पास हो गई, तो एप्लीकेशन अगर यहाँ पे पास हो गई तो हमने जब बोला कि यहाँ पे हमने असाइन किए हैं कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को या फिर इंसॉल्वेंसी जो प्रोफेशनल्स है उनको, तो जब हमने असाइन किए मतलब वो कंपनी बिकेगी तभी तो वहां से आप पैसा लोगे। तो पहले ना पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि इस कंपनी की थोड़ी सी हालत जो है ठीक हो जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसकी वैल्यू जो है हमें मिले, ज्यादा से ज्यादा इसका जो पैसा है वो मिले। तो यहाँ पे एक एग्जिट विद द लीस्ट डिस्ट्रप्शन, बाहर तो निकलना ही है लेकिन कम से कम डिस्ट्रप्शन हो, ये यहाँ पे इंश्योर करता है। फिर क्रेडिट कल्चर को इंप्रूव करता है, दैट इज इट हैज इंप्रूव्ड द क्रेडिट कल्चर इन इंडिया by resolving a significant amount of stress asset, जैसे कि हमने कहा सरकेसी एक्ट है, लोक अदालत है, डीआरटी है, ये सब तरीके हैं जिससे आप इनके पैसे जो है निकाल सकते हैं। अब टर्म्स हमने बात करी, इंसॉल्वेंसी क्या है, बैंक्रप्सी क्या है, हेयर कट। इंसॉल्वेंसी मतलब दिवाला निकलना, कि आप अपने जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस उसको मीट नहीं कर पा रहे हो, पैसा नहीं चुका पा रहे हो, और उसी की एक लीगल जो डेफिनेशन है, यानी लीगल प्रोसीडिंग अगर चालू हो जाती है तो हम बैंक्रप्सी बोलते हैं। और हेयर कट का मतलब होता है जितना आपको उसमें थोड़ा सा क्या बोल सकते हो कि डिस्काउंट, डिस्काउंट भी नहीं बोल सकते हो, कि जितना आपको माफ किया गया कि चलो इतना छोड़ो, जितना हो रहा उतना दे दो। अ डेट फोरगॉन बाय द लेंडर एज अ शेयर ऑफ द आउटस्टैंडिंग क्लेम। अब बात करते हैं कि इस पूरा मेथड ये जो हमने पढ़ा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में, उसको लेके चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, पहला चैलेंज है कि बैकलॉग बहुत ज्यादा है, कम से कम 13,000 केसेस है आईबीसी के अंडर, विच इंक्लूड 2073 कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशंस।
हमने बात करी एनसीएलटी, आई थिंक लगभग 12 इसकी बेंचेस है, तो ये थोड़ी सी कम पड़ जाती है केसेस को देखते हुए, और ज्यादा इनकी बेंचेस लगानी चाहिए। फॉलोइंग द रिकवरी रेट, और जो रिकवरी रेट जिस उद्देश्य के साथ इसको बनाया गया था कि आप एनपीएस को ज्यादा से ज्यादा रिकवर करवा पाओगे, तो इसकी जो रेट है वो गिर रही है। पहले 43% तक ये रिकवर कर पाता था, अब 32% हो गया इसका। अगर हम मार्च 2019 से सितंबर 2023 का डेटा अगर बात करें, तो अप्रूवल जो रेट है उसमें से भी बहुत कम अप्रूवल हो पाते हैं यहाँ पे। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए यहाँ पे, आप पढ़ लेंगे, ये थोड़ा सा खुद आप दिमाग लगाइए। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रधानमंत्री गति शक्ति इनिशिएटिव। 2 साल पहले ये इनिशिएटिव जो है चालू किया गया था, और आज उसको 2 साल हो गए हैं इस मैगजीन के अकॉर्डिंग, मैगजीन की तारीख के हिसाब से, इसीलिए इसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। समझते हैं इसको। So it is a प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। ठीक है, ये क्या है, प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू वेरियस इकोनॉमिक जोन। पहला हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि मल्टी मॉडल क्या होता है। ठीक है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से क्या मतलब है, और फिर हम बात करेंगे इकोनॉमिक जोन के बारे में। 2 टर्म्स यूज किए ना यहाँ पे। पहला टर्म क्या बोल रहा है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी कर रहे इंफ्रास्ट्रक्चर की। मल्टी मॉडल का मतलब यहाँ पे रेलवेज को ले आएंगे हम, एयरवेज को ले आएंगे, रोडवेज को ले आएंगे, हमारे पास वाटरवेज को ले आएंगे, अरे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग अलग तरीके हैं आपके पास, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डिफरेंट मोड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको हम एक ही जगह लाके कनेक्टिविटी दिखाएंगे और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक सुपीरियर लेवल तक हम लेके जाएंगे। तो यहाँ पे इकोनॉमिक जोन का मतलब बताया है दैट वो एरिया, वो क्लस्टर जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग के फॉर्म में हो रही है, या फिर वैल्यू एडिशन सर्विसेज और अदर सर्विसेज इज बीइंग कैरिड आउट। तो बेसिकली इसको थोड़ा सा समझे कि पहले इसके टारगेट को समझते हैं। पहला, इसमें रोड को लेकर अगर टारगेट बात करते हैं, नेशनल हाईवे नेटवर्क 2 लाख किलोमीटर। रेलवेज को हमको इंक्रीज करना है, दैट इज कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी टू 1600 एमएमटी। एयरपोर्ट 220 न्यू एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है, और हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रोम्स। पोर्ट को बात करें, टोटल कार्गो कैपेसिटी टू बी अचीव दैट इज 1759 mmc per annum। रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन, टोटल लेंथ ऑफ द गैस पाइपलाइंस। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इस पूरा जो आपके पास प्रधानमंत्री गति शक्ति का आपके पास ये प्रोग्राम इन्होंने बनाया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। चाहे टेक्सटाइल क्लस्टर्स हो, फार्मास्यूटिकल हो, डिफेंस कॉरिडोर्स हो, इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी जगह हो, वहां पे हमको इसको इनकॉर्पोरेट करना है ताकि एक यूनिफाइड पोर्टल आ सके। मतलब अलग अलग मिनिस्ट्रीज है ना, उनके लोगों को एक साथ बिठा के वहां पे सारा जो डिसीजन है वो लिया जाएगा। वरना पहले क्या होता था, अप्रूवल में टाइम लगता था कि भाई पोर्ट है आपके पास, कोई जहाज से सामान आया, वो रेलवे मिनिस्ट्री कुछ और बोल रहा है, सो देयर वाज अ लैक ऑफ कनेक्शन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे इन सबको एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के थ्रू एक जगह लाया गया है और कनेक्टिविटी बिठाने की बात करी गई है। स्कोप 7 इंचेस। अब देखो यहाँ पे रोड की बात करी है, रेलवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक, इन सब को हम कनेक्ट करेंगे, जो कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का भी पार्ट था। ठीक है, इसके 6 पिलर्स है। पहला कॉम्प्रहेंसिव, दूसरा प्रायोरिटाइजेशन, तीसरा ऑप्टिमाइजेशन, चौथा सिंक्रोनाइजेशन, पांचवा एनालिटिकल, और लास्ट है आपके पास डायनामिक। कॉम्प्रहेंसिव की बात करते हैं तो जितने भी एग्जिस्टिंग प्लान्ड इनिशिएटिव्स है जो कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज के हैं, उनको हम एक साथ इंटीग्रेट करेंगे। जैसे हमने बोला रेलवेज, रोडवेज, पोर्ट्स, वाटरवेज, लॉजिस्टिक्स। तो ये जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, इन सब की कोई भी अगर अभी तक के जितने भी प्लान्ड इनिशिएटिव्स है उन सबको एक जगह इंटीग्रेट करेंगे। फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रायोरिटाइजेशन, यानी वो सारे प्रोजेक्ट्स जिसमें क्रॉस सेक्टरल इंटरैक्शंस लगते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें आपको अलग अलग सेक्टर की जरूरत लगती है, उनको हम प्रायोरिटी देंगे। देन ऑप्टिमाइजेशन, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को यहाँ पे असिस्ट करेंगे इन प्लानिंग फॉर द मॉडिफिकेशन। सिंक्रोनाइजेशन बिठाएंगे। एनालिटिकल, यानी कि हमारे पास जितने भी आपके पास जियो सैटेलाइट्स है उनको यहाँ पे यूज करवाएंगे। डायनामिक्स भी यहाँ पे होने वाला है।
अब बात करते हैं इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो है भाई पैसा, खर्चा बचेगा, सेविंग द कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है वो बच जाती है। अब वो सोचो कैसे बचती है। देखो ये है, मैंने इंडिया बनाया है ना। अब एप्पल को सोचो आप, एप्पल मतलब खाने वाला सेब, ये इसकी खेती या फिर जो भी प्लांटेशन आप बोलना चाहते हो ये होता है हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो वहां एप्पल आपको आराम से कितने में, 50 रुपए किलो मिलेगा। अब आप आ जाओ राजस्थान, एप्पल आपको लगभग मिलेगा कितना, 100 रुपए किलो। अब आप आ जाओ महाराष्ट्र, यहाँ एप्पल मिलेगा 200 रुपए किलो। अरे नॉर्थ वाली स्टेट से, जम्मू कश्मीर से यहाँ पे महाराष्ट्र तक आते आते लॉजिस्टिक का खर्चा भी तो ऐड होना है यहाँ पे। तो वही चीज है कि जब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज की जरूरत लगती है, चीजें आपको यहाँ से वहां पहुंचानी होती है, तो वहां पे कॉस्ट लगता है लॉजिस्टिक का, तो ये इसको कम करेगा। देन यहाँ पे बात हो रही है और इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोसेस है along across the various projects, then increasing the information availability, developing the multi-modal logistic, reducing the traveling distances। इसमें कुछ खास समझने का है नहीं, कि आप देख लीजिएगा स्कीम में क्या क्या लिखा हुआ है। अब अगर हम बात करें इसके चैलेंजेस की, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इश्यूज, ये तो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है फेडरलिज्म को लेके। यहाँ पे आप एक आंसर राइटिंग भी कर सकते हो कि सेंट्रल स्टेट के कोऑर्डिनेशन इश्यूज की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट आता है। अब आते हैं रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS प्रोजेक्ट के बारे में, इसको थोड़ा सा समझे आप इंडिया की रेलवेज की बात करते हैं, तो रेल रेल यानी कि ये रही रेल, दो तरह की होती है। एक है आपके पास पैसेंजर रेल और एक है आपके पास फ्रेट रेल, यानी कि जो सामान लेके जाती है, मालगाड़ी जिसको आप बोलते हो। और ये जो पैसेंजर रेल यानी कि यात्री जो आप ट्रेवल कर रहे होते हो। अब यहाँ पे जो इनकम है रेलवेज की, यानी पैसा जहां से कमा रहा है रेलवेज, वो ज्यादा फ्रेट वाली रेल से कमा रहा है, मालगाड़ियों से कमा रहा है। जबकि जो पैसेंजर रेलवे से उससे उनकी इनकम कम होती है। आप पूछो क्यों होता है। पैसेंजर इनकम जो रेलवे से, आप सोचो एक तरह से आप अगर किसी 1-2 दिन की जर्नी में ट्रेन में जाते हो, तो लगभग आपको वहां पे सारी फैसिलिटीज चाहिए होती है। आपको मतलब पंखा चाहिए होता है ट्रेन में, एसी नहीं चल रही है तो आपको एसी चाहिए होती है, आपको टॉयलेट्स वहां पे क्लीन चाहिए होता है, आपको खाना चाहिए होता है, कैंटीन का पैसा लगता है, साफ नहीं है ट्रेन, सफाई का पैसा लगता है ना। लाइक वहां पे यू नीड वाटर फैसिलिटीज, एवरीथिंग, राइट। सो बेसिकली देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो कि पैसेंजर ट्रेन में लगता है, जिसकी वजह से उसका खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन आप जो टिकट तो उतना ही दे रहे हो, टिकट का पैसा तो मतलब बढ़ नहीं रहा है, उतना ही दे रहे हो, पता नहीं सरकार क्या कर रही है। तो बेसिकली यहाँ पे जो फ्रेट जो मालगाड़ी है उसमें कोई खर्चा है नहीं, बस कोयला ढवा और यहाँ से वहां पे चल रही है। तो यहाँ पे इनकम जो हो रहा है फ्रेट वाली रेल से ज्यादा हो रहा है, और पैसेंजर रेल का जो खर्चा है वो ज्यादा आता है। तो होता क्या है यहाँ पे, अब इसको हम यहाँ पे समझेंगे। ओके, तो आपने कहीं पे भी देखा होगा, पैसेंजर ट्रेन अगर कहीं पे भी जा रही होगी और एक तरफ आपके पास मालगाड़ी जा रही होगी, है ना, ये मैं लिख देती हूँ फ्रेट वाली ट्रेन, तो इस फ्रेट वाली ट्रेन को रोक देते हैं और पैसेंजर वाली ट्रेन को जो है पहले पहुंचाया जाता है। अब ये फ्रेट कॉरिडोर यानी कि आपके पास क्या है, आई थिंक मैं आपको ये वाला टॉपिक समझा रही हूँ, या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे आपके पास जो मालगाड़ी है ना, ये मालगाड़ी को वहीं पे पड़ा रख देते हैं और पैसेंजर ट्रेन आपके पास जा रही होती है। आपने देखा होगा 2-2 दिन तक ये मालगाड़ी वहीं पड़ी होती है। तो जो इनका डेस्टिनेशन होता है जहाँ पे इनको सामान लेके जाना होता है, वहां ये टाइम पे नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ जाता है, टाइम जो है बढ़ जाता है। कैसे, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए इंडिया की अगर बात करते हैं, और इंडिया में ये आपके पास कोस्टल जो स्टेट है लगभग 8 या 9 ही है जहाँ पे पोर्ट्स बने हुए हैं। तो यह जहाज आती है, अपना सामान छोड़ती है। अब यहाँ से ये सामान लेके कौन जाएगा भाई, ट्रेनें लेके जाएगी, करेक्ट। तो ट्रेन लेके जाती है यहाँ से सामान। अब वो ट्रेन तो बीच में ही पड़ी है, अभी 2 दिन यहाँ पड़ी है, अगले स्टेशन पे 5 दिन और पड़ी है। तो अब ये ट्रेन यहाँ पड़ी है,
तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप जो करते हो उसमें बहुत ज्यादा टाइम आपके पास लग जाता है, बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट हो जाता है, लॉजिस्टिक का कॉस्ट बढ़ जाता है, और यही कारण है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड के अंदर ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए अब ये जो फ्रेट वाली ट्रेन है जो कि सामान लेके जाती है, उसके लिए हमने एक सेपरेट पटरियां बना दी है, या फिर एक सेपरेट रास्ता बना दिया, आप इस तरह से पढ़ सकते हो, जिसको यहाँ पे बोला गया है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, दो बनेंगे, एक तो वेस्टर्न और ईस्टर्न। यहाँ पे बोला है कि जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका अक्टूबर 2023 के अंदर। Now what is the dedicated freight corridor? इसको अभी अभी हमने समझा, ये एक रेलवे कॉरिडोर है जो कि बनाया गया है रैपिड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज, जो कि बहुत हाई स्पीड से, हाई कैपेसिटी से सामान को एक से दूसरी जगह लेके जाएगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया गया? क्योंकि हमने बोला कि जो फ्रेट ट्रैफिक है और जो पैसेंजर ट्रैफिक है, दोनों के ट्रैफिक की वजह से, नेटवर्किंग की वजह से मोस्टली जो फ्रेट ट्रैफिक है उनको एक ही जगह रोक दिया जाता है, प्रायोरिटी पैसेंजर ट्रैफिक को दी जाती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये बनाया है। अब इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? देखो, जैसे इंडियन रेलवे होता है उसी तरह से इसकी एक सेपरेट कंपनी बना दी गई है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, जिसको हमने बोला है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर है। 2006 में इसको बनाया गया था फॉर द कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। क्लियर? इसका सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस क्या है? ऑब्वियसली जो देखो, इसको यहाँ पे देखो, ये मैप है, एक तरफ आपके पास ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो कि 1137 आर किलोमीटर का है, जो कि कंप्लीट हो चुका है हम बोल रहे हैं, और ये है आपके पास वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। दो चीजें हैं। तो जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इसको फंड किया था वर्ल्ड बैंक ने, और जो वेस्टर्न वाला है इट वाज फंडेड बाय जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? कैपेसिटी एनहांसमेंट। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स ये एक तरह से कंजेशन को रिड्यूस करेगा ऑन द एग्जिस्टिंग रेल रूट, अलाउइंग फॉर द स्मूथर पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशंस। ऑब्वियसली कॉस्ट रिडक्शन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन होगा, और पहले जो आपके पास डीजल कोयले वाली जो ट्रेन थी आपके पास, वो भी अब नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, तो एनवायरमेंट के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा, क्योंकि हमने इसका सब्सटेंशियल पोर्शन जो है फ्रेट ट्रैफिक का उसको रोड से हटा के रेलवे में हम लेके आ गए। अगर रोड से जाता, ट्रकों से जाता, तो वो क्लाइमेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोल्यूशन का सोर्स बनता। तो एक रीजनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब यहाँ पे कॉरिडोर्स की बात करें तो ये कुछ नए कॉरिडोर जो है प्रपोज किए गए हैं। ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर खड़गपुर से विजयवाड़ा के बीच में, ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 1 पलगढ़ से डंकुरी के बीच में, 2 हो जाएगा आपके पास राजखरसवन अंडर, और ये आपके पास विजयवाड़ा से इटारसी, ये नए प्रपोज किए गए हैं। अब इसको कंप्लीट करने के लिए चैलेंजेस क्या मिल रहे हैं आपको? एक है फंडिंग का और फाइनेंसिंग का। ईस्टर्न वाला तो भाई किया वर्ल्ड बैंक ने, और वो आपने किया अपने जापान के लोगों ने, फिर भी लार्ज स्केल नेचर है प्रोजेक्ट का, तो फंडिंग में थोड़ा सा डिले जो है देखा जा रहा है। इसकी वजह से ये जो टाइमलाइन में हो जाना चाहिए था वो हो नहीं रहा, ओवरऑल कॉस्ट इसकी बढ़ रही है। टेक्निकल चैलेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, जो ऑलरेडी नेटवर्क है अभी भी उनके साथ इंटीग्रेट करने में मुश्किल आ रही है, मार्केट डिमांड यूटिलाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे पास अगले टॉपिक के अंदर, जो कि इससे पहले था, वो है आपके पास क्या? रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट। दिल्ली में जो कोई रहता है उसको पता है कि वहां पे मेट्रो सिस्टम चलती है कम्यूटर्स के लिए। यहाँ पे टर्म है कम्यूटर। कम्यूटर का मतलब होता है जो जॉब के लिए, पढ़ने के लिए, या किसी कारण सुबह जाके शाम को अप डाउन करते हैं कि भाई ये मेरा घर है लेकिन 80-100 किलोमीटर दूर है, तो लेकिन मेरा ऑफिस जो 80 किलोमीटर दूर है, तो रोज मुझे 80 किलोमीटर जाना है और आना है। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई में कम्यूटर्स के लिए लोकल ट्रेन है, राइट? और दिल्ली में कम्यूटर्स के लिए क्या है? वहां पे मेट्रो है। बैंगलोर में भी मेट्रो स्टार्ट हो गई है, बट वहां पे बसेस आज भी ज्यादा प्रेवलेंट है। तो दिस इज द कम्यूटर सर्विस। तो यहाँ पे रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। ये पहला 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 इंडिया का रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है,
जिसमें नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन का इस्तेमाल किया गया है। 17 किलोमीटर स्ट्रेच फ्रॉम द कहाँ से सईबाबाद टू दुबई डेपो टू सॉरी दुहाई डेपो टू द उत्तर प्रदेश, है ना। अगर कोई दिल्ली में है तो उसको लोकल नाम पता होगा, सराई रोहिला से लेके मेरठ तक यहाँ पे जाने वाली है। तो ये बहुत ही एक डेडिकेटेड हाई स्पीड हाई कैपेसिटी कंफर्टेबल कंप्यूटर सर्विस के लिए ट्रेन है। मेट्रो से थोड़ी सी अलग है, मेट्रो थोड़ा सा छोटा डिस्टेंस कवर करती है, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस जो है ज्यादा कवर हो रहा है। इसकी स्पीड 180 किलोमीटर तक जा सकती है, बट ये 160 किलोमीटर तक ऑपरेट करने वाली है। मेट्रो से किस तरह से अलग है, ये लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और ये कम स्टॉप्स पे रुकेगी। मेट्रो हर एक स्टॉप पे रुकती है, ये फ्यू स्टॉप पे रुकेगी, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होने वाली है। सिग्निफिकेंस ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट बैलेंस दिखेगा, एसेस अच्छा होगा आपके पास, ट्रेवल कॉस्ट और जो टाइम है उसमें सेविंग्स जो है आपको देखने के लिए मिलेगी, लोअर एमिशंस एंड रोड कंजेशन में ईजिंग यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, दैट इज एनसीआरटीसी। नाउ ये 2013 में बनाया गया था। इट वाज अ जॉइंट वेंचर कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी की जो सरकार है उनके बीच में। मिनिस्ट्री यहाँ पे लगी थी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की। क्यों बनाया गया, ताकि एक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है यहाँ पे किया जाए पूरे एनसीआर रीजन के अंदर। अब पूरा ये जो प्रोसेस था, इसमें चैलेंज ऑब्वियसली हर जगह सबसे बड़ा चैलेंज होता है पैसा, कॉस्ट, फंडिंग। अगर आपको बिजनेस चालू करना है तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कौन देगा, फंडिंग कौन देगा। शार्क टैंक में जाओगे क्या आप लोग, शार्क टैंक में जाओगे क्या, तब फंडिंग मिलेगी। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट सब जगह रहता है। एनवायरमेंटल कंसर्न जो है आजकल जोरों से चल रहा है, हर चीज में आपको एनवायरमेंटल कंसर्न देखना पड़ेगा वरना दुनिया उछल पड़ती है। ठीक, वैसे भी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में बहुत से डिस्कशन चल रहे हैं इसके बीच। तो हमको एयर पोल्यूशन को कंट्रोल रखना है, एक ऐसी डिजाइन इंश्योर करनी है जो कि अर्बन प्लानिंग गोल को फुलफिल करती हो और एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज करनी चाहिए। तो ये थे आज के टॉपिक्स। अब बहुत ही कम टॉपिक्स जो है वो यहाँ पे बचे हुए हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वाली जो स्लाइड वीडियो होगी, जिसमें हम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के बारे में बात करने वाले हैं। देन वी विल टॉक अबाउट द मैरीटाइम सेक्टर। मैरीटाइम सेक्टर आपके पास हो जाएगा, नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल, एक बिल आया है, और फिर कुछ न्यूज इन शॉर्ट्स है उसको हम कवर करेंगे। फिर इकोनॉमिक वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हम एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल IAS कैफे को सब्सक्राइब करके, कॉफी पी के वीडियोस को देखते जाइए, पढ़ते जाइए और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।